नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके सामने प्रस्तुत है सुरेंद्र मोहन पाठक जी का लिखा हुआ उपन्यास विमल सीरीज़ का दमन चक्र। तो विमल सीरीज़ का ये 30वां बुक है या 30वां अंक है। तो शुरू करते हैं नॉवल दमन चक्र। चैप्टर 1। शुक्रवार 5 मई, दुबई। छोटा अंजुम ने एक बंद दरवाजे पर हौले से दस्तक दी और फिर भाई की डैन में कदम रखा। भाई को उसने एक विशाल ऑफिस टेबल के पीछे राज सिंहासन जैसी एग्जीक्यूटिव चेयर पर पसरे पाया। हमेशा की तरह वो नख से शिख तक सजा धजा था और कृत्रिम प्रकाश से आलोकित उस एसी कमरे में भी आंखों पर काले शीशों वाला कीमती चश्मा लगाए था। वो बड़े इत्मीनान से सिगार के कश लगा रहा था और करीब पड़े टेलीविज़न पर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच दिख रहा था। अपने दाएं हाथ के तौर पर जानने वाला छोटा अंजुम को देखकर उसे रिमोट से टीवी के साउंड बंद कर दी और प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। छोटा अंजुम करीब पहुंचा और अदब से बोला, आपका मोबाइल बंद जान पड़ता है। भाई ने हड़बड़ाकर अपने कोट की उस जेब में हाथ डाला जिसमें उसका मोबाइल फ़ोन मौजूद था। मोबाइल को उसने सच में ही ऑफ पाया। पता नहीं कैसे बंद हो गया। वो उसे फिर से ऑन करता बड़बड़ाया। हो जाता है, छोटा अंजुम बोला। बात क्या है? भाई ने उत्सुक भाव से पूछा। सिंगापुर से फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले ने ही बताया कि आपका मोबाइल ऑफ था। आपको दूसरे डेस्क पर फ़ोन पर उसने कॉल लगाई, पर कॉल मेरे पास बजती है, इसलिए फ़ोन किसका था? रॉस आर्नोल्डो का। वो नाम सुनते ही भाई के मुंह से सिगार निकाल कर एस्ट्रे पर टिका दिया। रॉस आर्नोल्डो माफिया डॉन रिकियो फिगुएरा का वैसा ही करीबी रेफ्रिजरेंट था जैसा कि छोटा अंजुम उसका था। रिकियो फिगुएरा अमेरिकी माफिया के एशियन एम्पायर का चीफ कंट्रोलर था, जो कि सिंगापुर को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। सारे एशिया में होने वाली हेरोइन स्मगलिंग को वो कंट्रोल करता था और इस सिलसिले में जिन इलाकों पर उसकी खास निगाह होती थी वो थे हेरोइन की पैदावार और स्मगलिंग के मामले में गोल्डन ट्रायंगल कहलाने वाले देश थाईलैंड, लाओस और बर्मा, और गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाने वाले देश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। गोल्डन क्रिसेंट में अफ़गानिस्तान एशिया में अफ़ीम, मोर्फिन और हेरोइन की प्रोडक्शन का मेजर सेंटर था और पाकिस्तान उस माल की तमाम यूरोप तक निकासी का बाजरिया ईरान, तुर्की या बाजरिया भारत, पुर्तगाल मेजर रूट था। भारत क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट दोनों के बीच में पड़ता था, इसलिए हेरोइन स्मगलिंग के इंटरनेशनल झंडा बरदारों को अब भारत में भारी संभावनाएं दिखाई देने लगी थी। उस घड़ी भाई का दिल गवाही दे रहा था कि वो टेलीफोन कॉल ज़रूर उसी सिलसिले में थी। क्या कहता था आर्नोल्डो? प्रत्यक्ष था वो बोला। उसने क्या कहना है? जो कहना होगा उसके बॉस ने कहना होगा। बॉस क्या कहता था? बॉस बॉस है। क्या मतलब? फिग्योरा भला मेरे से क्यों बात करता? तो फिर बात क्या बनी? क्यों मेरे सर पर आकर खड़ा हुआ है? क्योंकि आपने बिग बॉस रिको फिग्योरा से बात करनी है फ़ौरन। कहाँ? सिंगापुर। तो खड़ा खड़ा मुंह क्या देखता है? फ़ोन लगा। सहमति में सर हिलाता छोटा अंजुम उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसे मेज पर पड़े कई टेलीफोन्स में से एक को अपने करीब घसीटा और उस पर एक नंबर पंच करने लगा। एक दूसरा टेलीफोन भाई ने अपने करीब खींच लिया। वो टेलीफोन स्पीकर या हैंड फ्री टेलीफोन कहलाता था। उस पर बात करने के लिए उसका रिसीवर उठाकर कान से लगाना ज़रूरी नहीं होता था और वो उस टेलीफोन के पैरेलल में लगा हुआ था जिस पर कि उस घड़ी छोटा अंजुम नंबर लगाने की कोशिश कर रहा था। हेलो, एकाएक छोटा अंजुम बोला। मैं दुबई से छोटा अंजुम बोलता हूँ। आप कौन? छोटा अंजुम कुछ क्षण दूसरी ओर से आती आवाज़ सुनता रहा, फिर माउथ पीस पर हाथ रखकर बोला, आर्नोल्डो है लाइन पर। बोलता है बिग बॉस नहीं है, लेकिन उसके पास आपके लिए बिग बॉस का मैसेज है। भाई ने सहमति में सर हिलाया और अपने सामने पड़े टेलीफोन का वो स्विच ऑन किया जिससे वो स्पीकर फ़ोन बन जाता था। तत्काल छोटे अंजुम ने अपने हाथ में थमे रिसीवर को अपने फ़ोन के क्रैडर पर रख दिया। हेलो, भाई बोला। आर्नोल्डो? यस। भाई? हाँ। आपका मोबाइल ऑफ था? हाँ, जाने में हो गया था। मिस्टर फिगुएरा का मूड ऐसे मामलों में आप जानते हैं कैसा होता है। अरे भाई बोला ना, सॉरी। अब बात तो करवाओ मिस्टर फिगुएरा से।
मिस्टर फुगेरा इस वक्त यहाँ नहीं है। मेरे पास आपके लिए उनका हुक्म है। हुक्म? हाँ। भाई तिलमिलाया। उसने यूं अपने लेफ्टिनेंट की तरफ देखा जैसे हुक्म शब्द से उसकी हीटी हो गई हो। बेचैनी से कुर्सी में पहलू बदला और फिर भरसक सुसंयत स्वर में बोला, क्या क्या हुक्म है? बिग बॉस आपसे रूबरू बात करना चाहता है। ऐसी क्या बात है? ये तो बॉस ही बताएगा। कहाँ बात करना चाहता है? इंडिया। इंडिया? फॉरेन प्लेन से मुंबई पहुंचिए और मोबाइल का अगला आदेश मिलने का इंतज़ार करिए। बट दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। वजह? वजह तुम लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है तो मालूम होनी चाहिए। वजह? वहाँ की सरकार ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हुआ है। मैं मुंबई जाकर अपनी हालत आ बैल मुझे मार जैसी नहीं कर सकता। आप इंडिया अक्सर जाते हैं, चोरी से, समुद्र के रास्ते, नामालूम जगहों पर, चंद घंटों के लिए, मरता क्या ना करता जैसे हालात में। मौजूदा हालात को भी मरता क्या ना करता जैसा हालात समझ लीजिए। लेकिन प्लेन से, वो भी सीधा मुंबई जाकर उतरूं? ये नहीं हो सकता। आप अपने तरीके से मुंबई पहुंच सकते हैं? हाँ, पहुंच सकता हूं, लेकिन फ़ौरन नहीं। मेरे तरीके से वहां पहुंचना कई दिन का प्रोजेक्ट बन सकता है। होल्ड कीजिए। ठीक है। भाई ने स्पीकर का स्विच ऑफ किया, भुनभुनाया, कमीना झूठ बोलता जान पड़ता है। रिक्यो फिगुएरा वहाँ उसके करीब नहीं है। मुझे होल्ड करा के ज़रूर उसी से मशवरा कर रहा होगा। छोटा अंजुम ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सर हिलाया और फिर बोला, भाई हम कुछ ज़्यादा ही खौफजदा नहीं रहते अपने इस गैर मुल्की आकाओं से? बात तो ऐसी ही है मेरे अजीज़, भाई बोला, लेकिन क्योंकि हेरोइन और आर्म्स स्मगलिंग के मामले में इन लोगों की सरपरस्ती हमने खुद कबूल की है, इसलिए हमारा एतराज़ करने का मुंह नहीं बनता। ठीक तभी टेलीफोन पर लाल एलईडी जलने बुझने लगा। भाई ने तत्काल स्पीकर का स्विच ऑन किया। मीटिंग नेपाल में होगी। कोई एतराज़? कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर मैं सिंगापुर ही? गुड। कल आपका लंच काठमांडू के होटल सोल्टी ओबराय में मिस्टर रिको फिगेरा के साथ होगा। लेकिन अगर... लाइन कट गई। भाई के चेहरे पर वितृष्णा के भाव आए। उसने स्पीकर का स्विच ऑफ करके फ़ोन अपने से परे धकेल दिया और एशट्रे पर से अपना सिगार उठा लिया। छोटा अंजुम ने सशंक भाव से उसकी ओर देखा। क्या देखता है? जाके टिकट का इंतज़ाम कर। सहमति में सर हिलाता छोटा अंजुम तत्काल उठ खड़ा हुआ। शनिवार 6 मई, दिल्ली काठमांडू। तू मेरे साथ नहीं चल सकती? विमल बोला। उस घड़ी विमल नीलम और सुमंग गोल मार्केट के इलाके में कोविल मल्टी स्टोरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की 8वीं मंजिल पर स्थित सुमंग के उस फ्लैट में मौजूद थे जो कि मॉडल टाउन वाले पिपलोनिया की कोठी में नीलम के साथ सुमंग के रहाइश के दौरान खाली पड़ा रहा था। मायाराम तब भी पुलिस हिरासत में था और बकौल सब इंस्पेक्टर लूथरा अभी भी खूब हो हल्ला मच रहा था। उसके साथ जो नई बात वाक़या हुई थी वो ये थी कि पता नहीं कैसे उसकी खबर प्रेस को लग गई थी। नतीजन कई पत्र प्रतिनिधि उसकी टोह में लगे थे, लेकिन जल्दी ही तकरीबन उनने सोहल की बाबत उसके बयान को एक सरफरे का प्रलाप जानकर उससे किनारा कर लिया था। केवल इंडियन एक्सप्रेस के रवि खोसला नाम के एक रिपोर्टर ने उसकी बातों को कदरन तवज्जो से सुना था और उसे आश्वासन दिया था कि उसके बयान के एक दो पहलुओं की तस्दीक हो जाने के बाद वो अपने पर्चे में उस पर एक फीचर प्रकाशित करवाएगा। बहरहाल दिल्ली में इतने मुश्किल से जमे उसके पांव उखड़ रहे थे। बीवी बच्चे की खातिर जो वाइट कॉलर एम्प्लॉय जैसी गृहस्थ जिंदगी उसने दिल्ली में अपनाई थी वो महज 4 दिन का चांदनी निकली। यानी कि कुत्ते जैसी दूर दूर करती आवारागर्द जिंदगी अभी भी उसकी खोटी तकदीर के साथ बंधी हुई थी और उसका साया अब नीलम और नन्हे सूरज सिंह सोहल पर भी हावी हो रहा था। उसकी दिली ख्वाहिश उसका वाहेगुरु खाते में नहीं लाया था कि उसका नापाक जिंदगी की परछाई उसकी बीवी पर, उसके बच्चे पर ना पड़ती। जो तुद भावे नंग का सोई भली कार। ऊपर से नीलम ने यह जिद ठान बैठी थी कि वो जहाँ जाएगी उसके साथ जाएगी। मैं ज़रूर जाऊंगी, नीलम दृढ़ स्वर में बोली। ऐसे ही एक बार पहले तुमने मुझे मुंबई से धक्का दिया था तो मैं तुम्हारी सूरत देखने को तरस गई थी। इस बार मैं खता खाने वाली नहीं। पहले भी गांव खता खाई थी, मैं लौटा नहीं था। कब लौटे थे?
जबकि तुम्हारे लौटने की तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। वो तो मेरे पर माता भगवती भवानी की ही किरण हुई, जो कि ऐन अपने दरबार में उसे बिछड़े मेल मिलाए, वरना। वो खामोश हो गई। उसकी आंखें डबडबाई, उसके गले की घंटी जोर से उछली। नीलम, तेरा मेरे साथ जाना मेरी दुश्वारियां बढ़ा सकता है, ना जाना भी बढ़ा सकता है। मेरा ना जाना तुम्हारे पर कोई विपत्ति ना आने की गारंटी हो तो बोलो। वो तो ठीक है, लेकिन और तुम एक बात भूल रहे हो। क्या? तुम दिल्ली इसलिए छोड़ रहे हो कि उस खसमा खाने मायाराम बाबा की हाल दुहाई तुम्हें सोहल साबित कर सकती है और तुम गिरफ्तार हो सकते हो। विमल ने सशंक भाव से सुमन की तरफ देखा। उसकी तरफ क्या देख रहे हो? नीलम बोली। वो अब सब जानती है। इतने दिन मेरे से छुप के तुम्हारी चेली बन के तुम्हारे पर काम में ये तुम्हारी मदद करती रही, तो क्या बिना कुछ जाने बूझे ही करती रही? सरदार जी, अब सुमन से हमारा कुछ नहीं छुपा हुआ। तुम्हारा भी? तुम्हारे पीछे इतना अरसा हम अकेली एक साथ रहें तो क्या मुंह पर पट्टी बांधे रहें? ओह, तुमने खुद कहा था ना कि खुद पांडे जी की राय में तुम्हारा अब दिल्ली में बने रहना ठीक नहीं था, क्योंकि जेल में बंद बावे की ये तोता रटन बंद नहीं होने वाली कि गैलेक्सी का कथित अकाउंटेंट अरविंद कौर नाम का कथित कश्मीरी असल में सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल है। अगर पुलिस को आखिरकार उसकी बातों पर यकीन आ गया, जो कि तुम खुद कहते हो कि देर सबेर आकर रहेगा, तो तुम्हारी दिल्ली से गैर हाजिरी पाकर क्या वो मुझे बख्श देंगे? तब क्या वो इतने इश्तिहारी मुजरिम की बीवी को उस तक पहुंचाने का जरिया बनाने में गुरेज करेंगे? मुजरिम का मददगार भी मुजरिम होता है सरदार जी। बड़ी सियानी बात कही। जबकि तू मिडिल फेयर है। पास 100 बार बताया मैंने तुमको। विमल ने डरते हुए कहा। मिडिल फेयर है, पास 100 बार बताया। विमल तनिक हंसा। वो कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, मायाराम भी मेरे ही जैसा मुश्तारी मुजरिम है। अमृतसर वाली एक डकैती और वहाँ हुए डबल मर्डर से उसका रिश्ता जुड़ जाना महज वक्त की बात है। तब वो फांसी पर लटकेगा। ये बात तुम्हारे लिए तसल्ली कर क्यों हो रह गई? मेरा मतलब है तब उसकी मेरे खिलाफ हाय तौबा अपने आप बंद हो जाएगी। किसे उल्लू बना रहे हो? ऐसा है तो तुम भी यहीं टिके रहो और इंतज़ार करो उसके हाय तौबा बंद होने का। विमल ने इनकार में सर हिलाया। मुझे उल्लू बनाने के लिए झूठ बोलना इस बार काम नहीं आने वाला। बाबे की हाय तौबा तो बंद होते होते होगी। तुम यहाँ टिके रहे तो तुम्हारा काम तो हाथ के हाथ हो जाएगा। फिर जो अंजाम तुम्हारा होगा, मेरा भी उसी अंजाम को तुम रोक नहीं पाओगे। इसलिए मेरे पर एहसान करके या तरस खा कर नहीं, वक्त की ज़रूरत जानकर मुझे अपने साथ ले चलो। और सूरज का क्या होगा? वही होगा जो हमारा होगा या नहीं होगा। इस वक्त हम तीनों की तकदीर एक धागे से बंधी है। चारों की। सुमन धीरे से बोली। नहीं नहीं, तत्काल विमल ने विरोध किया। मेरे गुनाहों से पूरी जिंदगी की परछाई भी तुम पर पड़े, ये मुझे कबूल नहीं होगा। तुम्हारे गेहूं के साथ घुन की तरह पिसना मुझे हरगिज़ भी मंजूर नहीं होगा। लेकिन सुमन, मेरी बहना, तूने पहले ही ये काफ़ी से ज़्यादा किया है कि नीलम की दिल्ली की तरह ज़िंदगी में इसके साथ रहना कबूल किया। अब और भी करेगी तो ये होम करते हाथ जलाने वाली बात होगी। अब तूने यहाँ अपने इस फ्लैट में अकेले रहना है। अब बालिग, जिम्मेदार और खुद मुख्तार बनकर दिखाना है। जब तक कि, नीलम बोली, तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। सुमन खामोश हो गई। और ये रकम? विमल ने वो ब्रीफकेस खोलकर उसके सामने रखा, जिसमें पिपलोनिया की मॉडल टाउन वाली कोठी और 2 कारों की बिक्री से हासिल हुई मुकम्मल रकम बनती। तेरी आइंदा शादीशुदा ज़िंदगी को संवारने में काफ़ी काम आएगी। नोटों से ठूस ठूस कर भरा ब्रीफकेस देखकर सुमन के मुंह से सिसकारी निकली। इतनी बड़ी रकम आप मुझे दे रहे हैं? अपनी छोटी बहन को दे रहा हूँ। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि मेरी औकात से, एक मामूली टेलीफोन ऑपरेटर के औकात से भारी रकम है। तेरे इस बदनसीब गैंगस्टर भाई के औकात से भारी रकम तो नहीं। तेरी और मेरी औकात दो कैसे हो गई? जब तेरी माँ स्वर्णलता वर्मा को और तेरी छोटी बहन राधा को उन 5 बलात्कारियों ने मार डाला था, जो आज सब के सब जहन्नुम की आग में झुलस रहे हैं, तो क्या तभी मैंने तुझे अपनी बहन नहीं माना था? तू क्या समझती है? मैंने तेरे साथ एक फर्जी रिश्तेदारी गढ़ी थी ताकि मेरे से मतलब हल हो पाता,
और दिल्ली में मेरी गैर हाजिरी में के दौरान तू मेरी गर्भवती नीलम का ख्याल रख पाती? नहीं। तो फिर मैं इतनी बड़ी रकम नहीं संभाल सकती। तू संभाल सकती है। तेरी माँ के पास बैंक में एक लॉकर था जो कि तूने खुद मुझे बताया था। उसकी मौत के बाद तूने अपने नाम करा लिया था। हाँ, लेकिन इतने नोट उस लॉकर में नहीं आ सकते। 100-100 के होने की वजह से ना। गैलेक्सी के मालिक शुक्ला साहब इन्हें 500-500 के नोटों में तब्दील करवा देंगे। फिर क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी रकम? ये मामूली रकम है। तेरे जैसे स्नेहमयी बहन के लिए करोड़ों की रकम भी कम है। लेकिन सुमन, नीलम बोली, ये तेरा दहेज है जो तेरा भाई तुझे वक्त से पहले ही दे रहा है, बस ये समझ ले। वो रोने लगी। मुझे भी साथ लेकर चलो। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब दीदी जा सकती हैं तो? ये भी नहीं जा सकती, लेकिन इसके सामने मेरी पेश नहीं चल रही। इसकी मर्जी के खिलाफ मैंने इसे छोड़कर जाने की कोशिश की तो ये मेरे कंधे पर सवार हो जाएगी। लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकेगी। सुनो, ये मेरे बारे में तुम अच्छा अच्छा बोल रहे हो या मुझे कोस रहे हो? खुद ही समझ ले। समझ लिया। यानी कि निश्चित हुआ कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। नीलम, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं तुझे गुमराह नहीं करना चाहता, इसलिए कह रहा हूँ, कबूल कर रहा हूँ कि तेरी इस बात में दम है। तुझे दिल्ली में पीछे छोड़कर जाना तेरे लिए और फिर तेरे ज़रिए मेरे लिए भारी मुसीबत का बायस बन सकता है। तू मेरे साथ चल सकती है, क्योंकि मेरी तरह तेरा भी दिल्ली से कूच करना ज़रूरी है। लेकिन नन्हे सूरज का हमारे साथ होना हमारे लिए नई दुश्वारियाँ खड़ी कर सकता है। आइंदा ज़िंदगी में ये हमारी शिनाख्त का ज़रिया बन सकता है और यूं एक नई बर्बादी की भूमिका बन सकती है। तुरंत नीलम के चेहरे पर गहन चिंता के भाव आए। तू दिल्ली में नहीं रह सकती, लेकिन जहाँ भी रहेगी तेरा सूरज के साथ मेरे से दूर रहना ज़रूरी होगा। मेरे से दूर ऐसी कोई सेफ जगह तलाश करने में वक्त लगेगा। इसलिए वक्ती तौर पर तू अपनी ज़िद छोड़ और या तो चंडीगढ़ चली जा, जहाँ की तू मूल रूप से रहती थी, या इसी फ्लैट में सुमन के साथ गुमनाम ज़िंदगी जीना जब तक कि मैं मुंबई या मुंबई के बाहर कहीं तुम्हारे रहने के लिए कोई सेफ ठिकाना तलाश नहीं कर लेता। वो ठिकाना मैं तुम्हारे साथ तलाश करूँगी। लेकिन सूरज? सूरज को मैं रख लूँगी। सुमन बेचैनी से बोली। क्या? हाँ, सूरज को मैं रख लूँगी। सूरज मेरे पास रहेगा तो दीदी कहीं भी निश्चित रूप से आपके साथ जा सकेंगी। लेकिन तुम इसे कैसे रख पाओगी? तुम्हें नौकरी भी तो करनी होगी। अब नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने भाई के सदके अब मैं लाखों की मालकिन हूँ। मजाक मत करो। नौकरी से छुट्टी मिल जाती है। मेरी 5 महीने की छुट्टी जमा है। तब तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बात की बाद में देखी जाएगी। विमल ने नीलम की तरफ देखा। ये ठीक कह रही है। सूरज थोड़ा अर्सा सुमन के पास रह सकता है। वो इससे हिला मिला भी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जल्दी से यहाँ से ले जाने की कोशिश करेंगे। बस अब बात ख़त्म करो। ठीक है फिर। नीलम ने चैन की लंबी सांस ली। हम कल ही मुंबई के अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ लेंगे। गुड, वेरी का वेरी गुड, नीलम बोली। वेरी का वेरी गुड नहीं होता, साली अनपढ़। वेरी गुड होता है। हाँ हाँ, वेरी गुड। और मुझसे रिश्ता भी कबूल। कौन सा? वही जो तुमने अभी मेरे साथ काटा। कौन सा? साली कहाँ? साली आधी घर वाली होती है। मैं ही साली, मैं ही घर वाली। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारी 1.5 घर वाली। तुम्हारी हैसियत तो बहुत मामूली हो गई मेरे सामने, बादशाह। विमल की एक बार बस हंसी छूट गई। ठीक 1 बजे एक टैक्सी पर सवार भाई और छोटा अंजुम सॉल्टी ओबराय पहुंचे। छोटा अंजुम ने टैक्सी का भाड़ा चुकाया और अपने बॉस के पीछे होटल की लॉबी में कदम रखा। तत्काल एक सोफे पर से उठकर एक सूट बूटधारी व्यक्ति उसकी तरफ बढ़ा। छोटा अंजुम की उस पर निगाह पड़ी तो धीरे से बोला, ऑर्नाल्डो। भाई ने उसकी निगाह का अनुसरण किया, फिर सहमति में सर हिलाया। वेलकम वेलकम। ऑर्नाल्डो करीब पहुंचकर बोला, मिस्टर फुगेरा आ गए? भाई ने पूछा। हाँ, डाइनिंग हॉल में बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बढ़िया, आइए। भाई ने छोटे अंजुम की तरफ देखा। लंच सबका इकट्ठा होना पहले से तय है, ऑर्नाल्डो बोला। आगे जैसा बिग बॉस बोलेगा। ओह। दोनों ऑर्नाल्डो के साथ हो लिए।
डाइनिंग हॉल के कोने की टेबल पर बिग बॉस रिकियो फिगेरा विराजमान था। वे उस टेबल पर पहुंचे। दोनों मेहमानों ने फिगेरा का अभिवादन किया। फिगेरा ने गर्दन को खम देकर अभिवादन स्वीकार किए और बोला, प्लीज़ सिट डाउन। तीनों बैठ गए। रिकियो फिगेरा एक कोई 50 साल का खूब मोटा क्लीन शेव्ड व्यक्ति था, जो कि अपने सर के बालों को यूं खोपड़ी पर चिपका कर रखता था जैसे खोपड़ी पर बालों की रंगत का प्लास्टर चढ़ा हुआ हो। उसकी राष्ट्रीयता के बारे में भाई को निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं थी। अलबत्ता वो नाम से पुर्तगाली या स्पेनिश लगता था। वो सियाह काला सूट पहने था और अच्छा सफ़ेद कमीज़ पर सियाह बो टाई लगाए था। अपनी दाईं कलाई में वो हीरो से जड़ा ब्रेसलेट पहने था और बाएं हाथ की दूसरी उंगली में लाखों डॉलर की कीमती वाले इकलौते हीरे की अंगूठी पहने था। ठीक वक्त पर पहुंचे। मैं वक्त के पाबंद लोगों की कदर करता हूँ, वो बोला। खड़े पैर, भाई दबे स्वर में बोला। प्लेन टिकट का इंतज़ाम मुश्किल से हो पाया। मुश्किल से ही सही, लेकिन हो तो गया। हाँ वो तो है। अच्छा हुआ, वरना तुम लोगों को उड़कर नेपाल पहुंचना पड़ता। भाई को जैसे सांप सूंघ गया, मतलब साफ था और उसमें छुपी धमकी भी स्पष्ट थी। वहाँ लेट पहुँचना यकीनन भाई की इज्जत आबरू पर भारी गुजरता। उसने बेचैनी से पहलू बदला। लंच से पहले फुगेरा बोला, कोई ड्रिंक लेना पसंद करोगे? भाई ने इनकार में सर हिलाया। फिगेरा ने छोटा अंजुम की तरफ देखा, लेकिन उसका सर तो भाई के इनकार के साथ ही इनकार में हिलने लगा था। फिगेरा ने केवल एक बार थोड़ा परे हटकर खड़े स्टीवर्ड की तरफ देखा तो वो यूं हरकत में आया जैसे रिमोट कंट्रोल से चलता हो। उसने किसी को कोई मेन्यू पेश करने की कोशिश नहीं की। या तो वो जानता था कि बिग बॉस को क्या पसंद था, या उसे पहले से ऑर्डर दिया जा चुका था। तत्काल 2 वेटर उन्हें लंच सर्व करने लगे। पूरी खामोशी के बीच लंच शुरू हुआ और ख़त्म हुआ। उस दौरान ना तो एक बार भी फिगेरा ने सर उठाया और ना ही कोई बात करने की कोशिश की। रॉस, आखिरकार वो बोला। यस बॉस। तत्काल ऑर्नाल्डो बोला। भाई के जोड़ीदार को कैसीनो की सैर करा कर लाओ। कैसीनो में ये कुछ हारे तो मेरी तरफ से, जीते तो उसका। यस बॉस। रिटर्न आफ्टर 30 मिनट्स। यस बॉस। आर्नाल्डो ने छोटे अंजुम को उठने का इशारा किया, फिर दोनों वहाँ से रुखसत हो गए। फुगेरा ने स्टीवार्ड को इशारा किया। 10 स्टीवार्ड ने दोनों को कीमती हवाना सिगार सर्व किए और उन्हें सुलगाने में उनकी मदद की। फुगेरा ने खामोशी से सिगार के कई कश लगाया और फिर बोला, पिछले कुछ अरसे से इंडिया में हमारा हेरोइन का कारोबार चौपट है। जो थोड़ी बहुत कसर अभी बाकी है वो आइंदा दिनों में पूरी हो जाएगी। वजह बोलो। मैं क्या वजह बोलूँ? तो कौन बताएगा? तुम ही वो शख्स हो जो दुबई में बैठे भी इंडिया के अंडरवर्ल्ड की नब्ज़ थामे हो। तुमसे क्या छुपा होगा? वजह तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे हालात से वाकिफ़ हूँ जो कि वजह हो सकते हैं। बताओ। इंडिया में हेरोइन के कारोबार के मेजर सेंटर दिल्ली और मुंबई है। पिछले कुछ अरसे में दोनों ही जगह से अनहोनी वाक़या हुई जो धंधे में फ़र्क आने की वजह हो सकते हैं। क्या हुआ? मुंबई में कंपनी का दबदबा था जिसका टॉप बॉस पहले राज बहादुर बखिया था, फिर इकबाल सिंह था और हाल ही में आखिर में व्यास शंकर गजरे था। दिल्ली में ऐसा दबदबा गुरबख्श लाल नाम के अंडरवर्ल्ड डॉन का था। ये चारों पावरफुल बॉस आज की तारीख में जन्नत नशीन हो चुके हैं और इनको इस दुनिया से रुखसत करने के पीछे जिस इकलौते शख्स का हाथ था वो सोहल के नाम से जाना जाता है। सोहल वो इकलौता शख्स बताया जाता है जिसने दिल्ली में गुरबख्श लाल की हस्ती मिटाई, उसका नारकोटिक्स का धंधे को चौपट किया, मुंबई में कंपनी का मुकम्मल खात्मा किया और नारकोटिक्स के धंधे की कमर तोड़ दी। सोहल वो इकलौता शख्स बताया जाता है? बताया जाता है नहीं? है। हाँ तो है बोलो ना, बात को लपेट कर क्यों बोलते हो? सॉरी। और ये मत भूलो कि तुम्हारा आदमी और ऑर्नाल्डो आधे घंटे में वापस आ रहे हैं, जिसमें से उसने अपनी घड़ी पर निगाह डाली 7 मिनट गुजर भी चुके हैं और तुमने मुझे अभी कुछ चंद नाम ही गिनाए हैं। सॉरी अगेन। तो ये सोहल इतने बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन्स को ख़त्म करके उनकी जगह खुद ले बैठा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो जाता तो बात ही क्या थी। वो क्या है कि ये आदमी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, उसके झंडा बरदारों के सख्त खिलाफ है। वैसे तो ये हर गैर कानूनी धंधे के खिलाफ बताता है अपने आप को,
मेरा मतलब है कि लेकिन नारकोटिक्स ट्रेड की तो ये सख्त खिलाफ है। क्यों? वजह मालूम नहीं, लेकिन सिवाय इसके और क्या वजह हो सकती है कि बेवकूफ़ है, नहीं जानता कि ताकत कहाँ है और उसको कैसे अपनी जाति फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल इस इकलौते शख्स की वजह से मुंबई में हीरोइन की खपत बंद है और दिल्ली में तकरीबन बंद है। हाँ, अलबत्ता दिल्ली में गुरबख्श लाल की बिरादरी के एक शख्स सलीम खान ने नारकोटिक्स का धंधा फिर से चालू करने का हौसला किया था, लेकिन कुछ अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से और कुछ बदकिस्मती की वजह से बड़े रहस्य भरे अंदाज में वो मारा गया, यानी कि उसे मार दिया गया और हेरोइन की एक बड़ी खेप भी पुलिस के कब्जे में आ गई थी। ये सब उसी शख्स सोहेल की वजह से हुआ, ये तो कहना मुहाल है। वैसे उसके साथ जो बीती थी उस पर सोहेल के काम करने की छाप मिलती थी। आगे किसी ने उस धंधे में हाथ डालने की कोशिश नहीं की, मेरी जानकारी में अभी तक तो नहीं की। आगे कोई ऐसी कोशिश कर सकता है? हाँ, कर तो सकता है। कौन? गुरबख्श लाल के ही सलीम खान जैसे और बरादरी भाई हैं दिल्ली में, जैसे कि लेखूमल झामनानी, पवित्रा सिंह, भोगीलाल, माता प्रसाद ब्रजवासी। इनमें सबसे ज़बर कौन है? झामनानी। उसे गुरबख्श लाल की जगह लेने को तैयार करो। मुश्किल काम है। क्यों? उसके सर पर सोहेल की धमकी की तलवार लटक रही है। सबके सर पर सोहेल की धमकी की तलवार लटक रही है। कैसी धमकी? यही कि अगर किसी ने भी नारकोटिक्स ट्रेड में हाथ डालने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार डालेगा। अकेला आदमी है, वो सिख है जिसके धर्म में एक भी 1.25 लाख माना जाता है। व्हाट नॉनसेंस। वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में वन मैन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ऐसा शख्स अगर सच में कोई है तो वो हमारी तरफ होना चाहिए या हमारे खिलाफ होना चाहिए। होना तो हमारी तरफ ही चाहिए, लेकिन जब दुश्मन काबू में आता ना दिखाई दे तो उसे दोस्त बना लेना चाहिए। हम वो ऐसी दोस्ती का कायल भी नहीं। कैसे मालूम? किसी की ऐसी कभी किसी ने कोशिश करी? भाई कुछ क्षण सोचता रहा और फिर अनजाना जताते हुए कंधे उचकाए। राजा बहादुर बखिया को मैं जाति तौर पर जानता था, फुगैरा बोला। वो बहुत दाना आदमी था। हैरानी है उसने भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की। उसने बखिया के 10 टॉप के ओहदेदार मार गिराए थे और 3 की मौत की वजह बना था। बाद में उसने खुद बखिया को भी मार गिराया था। व्हाट अ मैन। कंपनी से सोहेल की दुश्मनी जगविदित है। ऐसे आदमी से बखिया दोस्ती करता भी तो क्यों करता? कोशिश करता तो कोई रास्ता भी निकल आता, लेकिन कोशिश तो उसने की ही नहीं थी। भाई खामोश रहा। दुश्मनी ख़त्म करने के 2 ही कारआमद तरीके होते हैं, या तो दुश्मनी ख़त्म कर दो या दुश्मन को ख़त्म कर दो। चलो मान लिया कि उस आदमी की ढिठाई की वजह से या मूर्खता की वजह से कंपनी से उसकी दुश्मनी बनी रही, वो कंपनी का दोस्त बनने को तैयार नहीं हुआ, तो फिर उसे ही क्यों ना ख़त्म कर दिया गया। कोशिशें बहुत की गई। इकबाल सिंह और गजरे के वक्त में तो बहुत ही ज़्यादा कोशिशें की गई, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। वजह? एक तो उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा तब्दील करा लिया था। वैसे इकबाल सिंह के वक्त में उसके नए चेहरे का भी राज खुल गया था। दूसरे, ऐसे काम मुखबिरों के दम पर होते हैं। अंडरवर्ल्ड में कंपनी के कई भेदिए थे, आज भी हैं, लेकिन कोई उसकी बाबत कोई पुख्ता खबर लेकर कभी कंपनी में ना पहुंचा। वजह ये थी कि सोहेल के लिए अंडरवर्ल्ड में और मुंबई के जुर्म से सताए गरीब तबके में हमदर्दी की लहर दौड़ गई थी। लोग बाग उसकी पोल खोलने या उसके पकड़वाने की जगह उसको छुपाने या बचाने में, उसकी कैसी भी हर चंद मदद करने में दिलचस्पी लेने लगे थे। ये कंपनी के लिए बदकिस्मती की बात थी कि मुंबई में कंपनी की बुराइयों के साथ साथ सोहेल की अच्छाइयों के भी चर्चे होने लगे थे। उसके लिए हमदर्दी की ऐसी लहर दौड़ गई थी कि मुंबई में ऐसे हज़ारों लाखों लोग पैदा हो गए थे जो कि सोहेल का बाल भी बाका नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए मुखबिर उसकी मुखबरी नहीं करते थे, भेदी उसका भेद नहीं खोलते थे। ऐसी मिसाल तक सामने आई कि पुलिस ने उसके पकड़ के छोड़ दिया। कंपनी के प्यादों ने उसे थामा तो लोगों ने प्यादों का ही पीट पीट के बुरा हाल कर दिया और सोहेल को निकाल जाने दिया। खुद कंपनी के सिपा सलार श्याम डोंगरे ने एक बार उसे पकड़ा और ये कहकर छोड़ दिया कि वो सोहेल नहीं था। ऐसे सिपा सलार को ठौर न मार दिया गया। उसकी उस करतूत की पोल बहुत देर बाद खुली थी, वरना यकीनन कोई गंभीर सजा पाता।
हम्म कंपनी के बखिया इकबाल सिंह और गजरे के यानी कि 3 बादशाहों के निजाम में सोहल कंपनी की गिरफ्त में आया, लेकिन तीनों ही बार भाग निकलने में कामयाब हो गया। कमाल है। कंपनी ने उसकी निगरानी के लिए या उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके असली नकली दोनों चेहरों की तस्वीरें मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सर्कुलेट करवाई और भारी इनामात का भी ऐलान किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लोग बाग उसके ऐसी तरफ गद्दारी करने लगे थे कि किसी को इनाम की चाह ही नहीं थी। कोई कंपनी की शाबाशी या ओहदेदारी का तलबकार नहीं था। उसे पकड़वाना तो दूर, वो लोगों के सामने से गुजरता था तो वो उसकी तरफ पीठ फेर कर खड़े हो जाते थे। लोग उसे सेंटा क्लॉज कहते हैं, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, खुदा कहते हैं, काल पर फतह पाया कोई पीर पैगंबर कहते हैं, गरीबों का हमदर्द, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन कहते हैं, भूखे के मुंह में रोटी का निवाला देने वाला और सबका साथ निभाने वाला। और वो क्या होता है? रॉबिन हुड। कहते हैं उसकी वजह से कितने ही यतीम खाने, हॉस्पिटल और विधवा आश्रम वगैरह चलते हैं। मुझे तो तुम भी उसके मुरीद मालूम होते हो। मैं? हाँ। नहीं, हरगिज़ नहीं। तो उसकी तारीफ़ों के ये पुल क्यों बांध रहे हो? ओह सॉरी, वो मुंबई में है। वहीं होगा। होगा। मालूम नहीं, मुझे मालूम करना पड़ेगा। तो करो। ठीक। उससे बात करो, उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करो, उसे कंपनी की खाली गद्दी ऑफ़र करो। नहीं मानता तो शूट कर दो। कोई उसकी हिमायत में आकर आए तो उसे भी शूट कर दो। इन कोशिशों में खून के दरिया बह जाएं को तो भी कोई परवाह नहीं। मेरा फील्ड दुबई है, मैं मुंबई में कैसे? खुद नहीं कर सकते हो तो करवाओ। अपने वो जौहर दिखाओ जो कि आज तक दिखाते आए हो। जी? बाहर से RDX भेजकर मुंबई में विस्फोट कराते हो ना? कोई फिल्म प्रोड्यूसर तुम्हारे प्रोटेक्शन की फ़ीस नहीं भरता तो उसका सरेआम कत्ल करवाते हो ना? कोई बिल्डर तुम्हें हफ्ता नहीं पहुंचाता तो उसे जहन्नुम रसीद करने का सामान करते हो। अपनी पसंद के नेता को जितवाते हो। रंडी खाने और जुए के अड्डे चलाते हो। जब इतना कुछ दुबई बैठे करा सकते हो तो ये काम क्यों नहीं करा सकते? भाई खामोश रहा। गजरे की मौत के बाद से मैंने सुना है कि कंपनी का मंका बिखर गया। उस बिखरे मंका को फिर से इकट्ठा करो और उन्हें धागे में पिरोया जा सकता है। कंपनी एक बार फिर कहर बर्पा बन सकती है। किसकी सरपरस्ती में? तुम शुरुआत तो करो, सरपरस्त भी निकल आएगा। कभी बखिया भी तो निकला था ना, जो कि फ्लोरा फाउंटेन पर बैठकर बूट पॉलिश करने वाला एक अनपढ़ आदमी था। इकबाल सिंह, जो कि बखिया का एक मामूली लेफ्टिनेंट था। गजरिया भी तो निकला था, जो इकबाल सिंह के अंडर में चलने वाला एक मामूली प्यादा था। हाँ, अब तो भाई के मंत्रमुग्ध स्वर में निकला। कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और याद करो कि इतने बड़े और ताकतवर डॉन बनने से पहले तुम खुद क्या थे? एक मामूली पोस्टमैन की मामूली औलाद, जो बाप की तरह पोस्टमैन ही बन जाते तो गनीमत ही होती। भाई हड़बड़ाया। हमारे एम्प्लॉयर में जन्म से बड़ा कोई नहीं होता, बड़ा बनता है। जैसे तुम बने, मैं बना, जैसे वो सोहल बना जिसका कद अभी खुदा से 10 इंच ऊंचा साबित करके हटे हो। भाई ने बेचैनी में पहलू बदला। कंपनी रहे ना रहे, कारोबार बना रहना चाहिए। हीरोइन का कारोबार ठप होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके रास्ते में जो भी रुकावट बने उसे ख़त्म करना होगा। जो भी सर लुढ़के बेहिचक लुढ़काने होंगे। ऐसा तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे, लेकिन उस सूरत में लुढ़कने वाले सिरों में एक सर तुम्हारा भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? भाई के मुंह से बोलना फूटा। इंडिया में हीरोइन के कारोबार का ढीला पड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हीरोइन से होने वाली बड़ी कमाई से हमने अपने और बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कराना होता है। हम सारे एशिया में डिस्टरबेंस के हालात देखना चाहते हैं। हम कहीं कोई स्थिर सरकार नहीं चाहते। अस्थिर सरकारों के जेरे साए ही हमारा धंधा पनप सकता है। सरकारें अस्थिर बनी नहीं, इसके लिए हमें टेररिस्ट को माली इमदाद देनी पड़ती है। उन्हें RDX और AK-47 जैसे असलहा देना पड़ता है। रॉकेट लॉन्चर्स देने पड़ते हैं। ये सब कुछ तभी हो सकता है जबकि हमारा हीरोइन का व्यापार बन पे। हीरोइन एक तरह से हमारे फाइनेंसिस रिसोर्सेज की लाइफलाइन बनी हुई है। ये लाइन नहीं टूटनी चाहिए, कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। अंडरस्टैंड? भाई ने केवल सहमति में सर हिलाया। मैंने जो कहना था कह दिया,
तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया जाता है। 1 महीने में मुझे तुम्हारी ज़बानी ये गुड न्यूज़ मिल जाए कि दिल्ली में किसी जिम्मेदार आदमी ने गुरबख्श लाल की जगह ले ली और मुंबई में कंपनी का सरगना या सोहल बन गया या सोहल की हस्ती मिटा दी गई है। द मीटिंग इज़ ओवर नाउ। रविवार 7 मई, दिल्ली मुंबई। पहाड़गंज थाने के SHO नसीब सिंह ने अपने ऑफिस में कदम रखा तो उसके पीछे पीछे ही उसका मातहत सब इंस्पेक्टर जनक राज वहाँ पहुँच गया। SHO ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। हमने पंजाब पुलिस को मायाराम बाबा की केस हिस्ट्री और उसके उंगलियों के निशानों की कॉपी भेजने के लिए लिखा था। जनक राज बोला, वो कागजात तो आ गए सुबह सवेरे, इतवार के दिन। जी कुरियर से आए। तो मायाराम की उंगलियों के निशान हुबहू रिकॉर्ड में उपलब्ध उसके निशानों से मिलते पाए गए हैं। क्या बड़ी बात है जब वो खुद अपनी ज़बानी ही कबूल कर चुका है कि वो वही मायाराम बाबा है जिसे इश्तिहारी मुजरिम करार देकर पंजाब पुलिस ने जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया हुआ है। उसने खुद कबूल किया था कि उसने सोहल और कुछ और साथियों के साथ अमृतसर में भारत बैंक का वाल्ट लूटा था और लूट का सारा माल खुद हड़प जाने की नीयत से लाभ सिंह और करमचंद नाम के 2 साथियों को एक वैन की चपेट में लेकर मार डाला था। वो सोहल को भी मारना चाहता था लेकिन वो किसी तरीके से बच निकला था। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि अब हम मायाराम को पंजाब पुलिस के हवाले करके उससे पल्ला झाड़ सकते हैं। क्यों भला? यहाँ भी तो उस पर अपने पार्टनर और जोड़ीदार हरिदत्त पंत के कत्ल का इल्ज़ाम है। सर, वो केस मुझे मायाराम के खिलाफ ठहरता नहीं मालूम होता। खामखा नहीं सर, अब तो अखबार वाले भी उसे हमदर्दी दिखाने लगे हैं और इस बात को हवा देने लगे हैं कि उसे कत्ल में खामखा फंसाया गया है। किसने फंसाया? सोहल ने या कार्ले चोर ने? इस वक्त ये बात अहम नहीं जी। अहम बात ये है कि उसके खिलाफ जो सबूत हैं वो वैसे हैं जिन्हें सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहा जाता है। कोई पुख्ता सबूत उसके खिलाफ नहीं। आलाए कत्ल पर उसकी उंगलियों के निशान पुख्ता सबूत नहीं है? अगर उसके कहने पर एतबार लाएं तो जी नहीं है। जैसा वो कहता है कि रिवॉल्वर पर उसकी उंगलियों के निशान बने, वैसे बनाए भी तो जा सकते हैं जी। उसके खिलाफ जो गवाह है उनके बयान भी गोल तरीक़ों से ही अपने अपराधी होने की तरफ इशारा करते हैं। कोई चश्मदीद गवाह तो हमारे पास है नहीं सर। कोई काबिल वकील उसने अपनी हिमायत में खड़ा कर लिया तो वो अदालत में उसके खिलाफ हमारे केस की धज्जियाँ उड़ा देगा। तो क्या करें? छोड़ दें उसे? नहीं, छोड़ नहीं दें सर। उसे पंजाब पुलिस को सौंप दें जिनके पास कि उसके खिलाफ डबल मर्डर और सशस्त्र डकैती का ओपन एंड शट केस है। यूँ उसके केस पर हम माथापच्ची करते रहने से बच जाएंगे। सज़ा तो उसको होके रहनी है, लिहाजा हम अभी उसे पंजाब पुलिस के हवाले करके अपना काम आसान कर लेते हैं। यहाँ वो हमारे वाले केस में जमानत पा गया या बरी हो गया तो फिर फरार हो जाएगा, किसी के ढूंढे नहीं मिलेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है। पंजाब पुलिस वाले केस में उसकी जमानत हो पाना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ उसके खिलाफ बड़ा मजबूत केस है। ऊपर से उसकी बाबत वो हमें अपना इकबालिया बयान दे चुका है। पंजाब पुलिस उसे फांसी पर चढ़वा कर ही मानेगी। तब हम समझ लेंगे कि पंत का कत्ल अगर उसने किया था तो वो भी उसी सज़ा में शामिल हो गया। तो मैं पंजाब पुलिस से संपर्क करूं कि उनका इश्तिहारी मुजरिम हमारे पास है, उसे आकर ले जाएं? वो तो तुम कर लेना, लेकिन एक बात बताओ। हाँ जी, पूछिए। अगर ये शख्स पंत के कत्ल की बाबत सच बोलता हो सकता है तो बाकी बातों की बाबत भी तो सच बोलता हो सकता है। बाकी बातें? यही कि अरविंद कौल नाम का बाबू असल में सोहल है। मुझे तो जी सच बोलता ही लगा था, लेकिन दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद उसके उंगलियों के निशानों ने उस सच को झुठला दिया था। उसने खुद कॉल के फिंगरप्रिंट्स का नमूना लेकर उन्हें सोहल के फिंगरप्रिंट से मिलाकर देखा था। दोनों नमूने मिलते नहीं पाए गए थे। अगर हम मायाराम की बात पर विश्वास करें तो हो सकता है कि हमारे रिकॉर्ड में मौजूद फिंगरप्रिंट्स में कोई भेद हो। सर, एंड यही बात मैंने सोची थी, इसलिए मैंने आपको बताए बिना एक गुस्ताखी की थी। क्या? सोहल 7 राज्यों में घोषित इश्तिहारी मुजरिम है और सबके पास उसके फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड है। जब मैंने पंजाब पुलिस को मायाराम का रिकॉर्ड भेजने के लिए कहा था
तो मैंने उनसे उनके पास उपलब्ध सोहल के फिंगरप्रिंट्स की कॉपी भी मंगवा ली थी। ऐसा? एसएचओ सकपकाया सा बोला। जी हाँ, वो गुस्ताखी की माफ़ी के साथ जी हाँ। उन्होंने भेजे सोहल की उंगलियों के निशान? हाँ जी भेजे। तो परसों आपने सीबीआई के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के डिप्टी डायरेक्टर योगेश पांडे और कॉल के एम्प्लॉयर और गैलेक्सी के मालिक मिस्टर शुक्ला के सामने कॉल के फिंगरप्रिंट्स लिए, जो कि आपने हमारे रिकॉर्ड के सोहल के फिंगरप्रिंट से मिलते नहीं पाए थे। आप ज़रा कॉल के फिंगरप्रिंट्स निकालिए, हम उसे पंजाब पुलिस से हासिल हुए सोहल के फिंगरप्रिंट से मिलाकर देखते हैं कि क्या नतीजा होता है। कॉल के वो फिंगरप्रिंट्स तो मैंने तभी रद्दी की टोकरी में डाल दिए थे, जबकि वो मिलते नहीं पाए गए थे। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं तो उनको अभी भी आपके पास होने की उम्मीद कर रहा था। फिंगरप्रिंट्स फिर हासिल किए जा सकते हैं। अगर कॉल में कोई भेद नहीं तो वो भला क्यों एतराज़ करेगा फिंगरप्रिंट्स दोबारा देने में? हाँ, ये भी ठीक है। तुम उसके घर या ऑफिस में उसे संपर्क करो और इस बार ये भी तस्दीक करना कि उसकी छाती में सुई के जख्म का वैसा निशान है या नहीं, जैसा कि मायाराम ने कहा था कि होना चाहिए था। वो तो जी ज़रूर होगा। उसकी सफाई तो परसों मिस्टर शुक्ला ही दे गए थे। कॉल की छाती पर कभी स्टिलेटो का वार हुआ था, तब तो आपने ही कॉल को अभेदान दे दिया था कि उसका अपनी छाती उखाड़ना ज़रूरी नहीं था। मुझे लगता है कि हम कॉल के दोस्त उस सीबीआई के उच्चाधिकारी का और उसके एम्प्लॉयर शुक्ला का उस रोज़ कुछ ज़्यादा ही रौब खा गए थे। तुम कॉल से संपर्क करो, उसकी उंगलियों के निशान फिर से हासिल करो, फिर देखते हैं क्या होता है। राइट सर। मुबारक अली की टैक्सी पर सवार विमल और नीलम पालम एयरपोर्ट पहुंचे। सुमन उन्हें सी ऑफ करने उनके साथ आना चाहती थी, लेकिन नीलम ने उसे इसलिए नहीं आने दिया था कहीं ऐन वक्त पर नन्हा सूरज रोने और नीलम की गोद में ही बने रहने की जिद न करने लगे। मुबारक अली ने टैक्सी मार्ग में ला कर खड़ी की तो तीनों उसमें से बाहर निकले। विमल मुबारक अली से गले लगकर मिला, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग बाग ये देखकर हैरान हो सकते थे कि टैक्सी का पैसेंजर उसका ड्राइवर से गले लग के मिल रहा था। शुक्रिया मियाँ, दिल्ली में तुमने मेरी बहुत मदद की। खिदमत की? बाप, मैं तेरा प्रजा है, तू राजा है। तेरे मेरे को काम ही खिदमत करने का है। अब सुमन बीबी पीछे अकेली है, सूरज उसके पास है। उनकी गाय बगाए खोज खबर लेते रहना। वहाँ फ़ोन नहीं है और अपने ऑफिस से वो लंबी छुट्टी लेने का इरादा रखती है, इसलिए आइंदा दिनों में मुझे भी उन लोगों की खबर तुम्हारे जरिए ही लग पाएगी। कोई वांदा नहीं, खबर वो क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, बरोबर लगती रहेगी। मैं खोज खबर लेता रहेगा। गुड। विमल टैक्सी से परे हटने ही लगा था कि एकाएक वातावरण में मोटरसाइकिल के शक्तिशाली इंजन की आवाज़ गूंजी। उसकी निगाह स्वयं ही भी आवाज़ की दिशा में उठ गई। एक मोटरसाइकिल जिस पर दो जने सवार थे तूफानी रफ्तार से उधर ही बढ़ी चली आ रही थी। अरे, एकाएक मुबारक अली के मुंह से निकला, ये तो अली वली हैं। अली वली जुड़वा भाई थे और मुबारक अली के सगे भांजे थे। मोटरसाइकिल ऐन उनकी टैक्सी के करीब आकर रुकी। उस पर बैठे दोनों युवक उस पर से उतरे। अगले ने मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगाया और फिर दोनों ने अपने हेलमेट्स उतारकर मोटरसाइकिल के हैंडल पर टांग दिया। विमल ने देखा वो अली वली थे। दोनों ने विमल का अभिवादन किया। विमल की ओर बढ़ते हुए अली बोला, अल्लाह का फजल हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई। आपके लिए पीछे से एक कुरियर से एक चिट्ठी आई थी। भेजने वाले का नाम नहीं लिखा, लेकिन पाने वाले की जगह आपका नाम लिखा है। हम वही चिट्ठी देने के लिए आपके पास आए हैं। तत्काल वली ने एक बंद लिफाफा विमल को सौंपा। विमल ने सशंक भाव से लिफाफा फाड़ कर चिट्ठी निकाली और फिर सबसे पहले उस पर से चिट्ठी लिखने वाले का नाम पढ़ा। चिट्ठी का लेखक इरफान था। इरफान तुकाराम का खास भरोसे का आदमी था और जब से तुकाराम और वागले तुकाराम के इलाज के लिए विलायत गए थे तब से विमल के साथ काम कर रहा था। उसने चिट्ठी पढ़ी। लिखा था, भाईजान, आपके मॉडल टाउन वाले टेलीफोन नंबर पर आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई जवाब न मिला। आप दिल्ली में मुबारक अली का एक पीपी नंबर बताकर गए थे, लेकिन उस पर से भी कोई जवाब न मिला। तो मुबारक अली की मार्फत आपको ये चिट्ठी कुरियर से भेजनी पड़ी। यहाँ मुंबई में हाल ही में कुछ ऐसी बातें वाक़या हो गई हैं जिनकी खबर आपको मुंबई लौटने से पहले आपको लगना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए चिट्ठी का सहारा लेना पड़ा।
आपसे खास दरख्वास्त है कि मुंबई पहुंचने पर आप होटल सी व्यू का रुख ना करें। होटल सी व्यू को बंद करके सील कर दिया गया हुआ है और उसके आयरन गेट पर तख्ती टांग दी गई है जिस पर यह नोटिस दर्ज है कि होटल सी व्यू चलाने वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे अपने कब्जे में लेकर सील किया है और अब किसी भी व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर महेश दांडेकर के लिखित आदेश के बिना उसके भीतर कदम रखने की इजाज़त नहीं होगी। फिर भी ऐसी कोई कोशिश करने वाले को पुलिस के हवाले किया जा सकता है, शूट तक किया जा सकता है। कंपनी के भूतपूर्व सिपा सलार और वर्तमान सिक्योरिटी ऑफिसर श्याम डोंगले का कत्ल हो गया है। उसकी गोली खाई लाश माहिम क्रीक के करीब समुद्र में तैरती पाई गई थी। एक ही गोली ऐन उसकी अच्छी आंख पर लगी थी जो कि उसका भेजा फाड़ती खोपड़ी से पार निकल गई थी। उसके कत्ल का वो स्टाइल साफ साफ गैंग किलिंग की तरफ इशारा करता है। आप जानते ही हैं कि श्याम डोगरे की एक आँख शीशे की थी। उसकी अच्छी आँख को निशाना बनाकर उसकी जान लेने के पीछे ज़रूर हमलावर की ये स्थापित करने की मंशा थी कि डोंगरे नाहक नहीं मारा गया था, उसे मौत की सज़ा दी गई थी। भाईजान, डोंगरे की मौत इस बात की तरफ इशारा हो सकती है कि कंपनी आपके ऐलान कर देने भर से ख़त्म नहीं हो चुकी। अगर कोई कंपनी के मुर्दे में जान फूंकने की कोशिश में है तो ये आपके मुखालफत की तरफ इशारा भी है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि लौटते वक्त मुंबई में सावधानी से कदम रखें। कोई आपकी ताक में हो सकता है। ऐसे किसी शख्स के चेहरे पर से नकाब उठाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन हम अपनी कोशिश में नाकाम हो सकते हैं। इसलिए हम चूके तो चूके, बराए मेहरबानी आप ना चूकिएगा। आप एक आध दिन में ही मुंबई लौटने की मर्जी हो तो हमारी राय है कि हवाई जहाज़ से ना लौटें, क्योंकि शहर एयरपोर्ट ज़रूर दुश्मनों की निगाहों में होगा। अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई नए दुश्मन पैदा हो गए हैं, लेकिन क्योंकि श्याम डोंगरे की मौत हमें शक में डाल रही है, इसलिए खबरदार रहने में कोई हर्ज नहीं। बाकी आप खुद समझदार हैं। आपका खादिम इरफान। कैसी छिट्टी है? मुबारक अली बोला। कोई बुरी खबर तो नहीं बाप? विमल ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट होने लगी। हेलो, पेजिंग फॉर मिस्टर अरविंद कौर, पेजिंग फॉर मिस्टर अरविंद कौर। मिस्टर अरविंद कौर नामक मुंबई के पैसेंजर अगर एयरपोर्ट पर कहीं हो तो फ़ौरन इंडियन एयरलाइंस के चेक इन काउंटर पर पहुंचे, जहां की एक अर्जेंट टेलीफोन कॉल उनका इंतज़ार कर रही है। नीलम, विमल चिट्ठी उसे थमाता हुआ बोला, तो मुबारक अली को चिट्ठी पढ़ के सुना, मैं कॉल सुन के आता हूँ। फिर वो चेकिंग काउंटर की तरफ लपका। सब इंस्पेक्टर जनक राज मॉडल टाउन पहुंचा। पिपलोनिया की कोठी को उसने ताला लगा पाया। भीतर कंपाउंड में कोई कार भी नहीं खड़ी थी, इसलिए उसने यही समझा कि वो लोग सुबह सवेरे कहीं निकल गए थे। फिर भी उसने बगल की कोठी की कॉल बेल बजाई। तंबू जैसा कफ्तान पहन ले एक थुलथुल औरत ने दरवाज़ा खोला। सामने वर्दीधारी पुलिस अधिकारी को खड़ा देखकर वो सक पकाई। मैं आपके पड़ोस में आया था, जनक राज बोला, लेकिन कोठी पर ताला लगा हुआ है। सोचा आपको मालूम हो। कहाँ गए वो लोग? कौन सी कोठी को ताला लगा? आजू वाली को या बाजू वाली को? 100 नंबर वाली को। पिपलोनिया साहब वाली? वो तो बिक गई जी। कल कॉल साहब आए, आनंद फानंद सौदा किया और फर्नीचर वगैरह समेत खड़े पैर कोठी बेच दी। दोनों गाड़ियाँ भी बेच दी। सामान के नाम पर बस 2 सूटकेस वो अपने साथ लेकर गए थे। यूँ आनंद फानंद कोठी खरीदी किसने? ऐसे तो इतनी प्राइम प्रॉपर्टी का ग्राहक नहीं मिलता। प्रॉपर्टी डीलर ने खरीदी। अच्छा, आप जानती हैं उसे? नहीं, नाम से नहीं जानती। जैसे भी जानती हूँ वैसे बताइए। संगम प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम से जाना जाता है। वो मेन मार्केट में दुकान है, बोर्ड लगा हुआ है। जनकराज मेन मार्केट में सबसे बड़ा बोर्ड वही था जो कि फासले से ही दिखाई दे जाता था। दुकान में उस खड़ी एक पहलवान जैसा व्यक्ति मौजूद था। बातचीत में मालूम पड़ा कि वो पहलवान जैसा व्यक्ति ही उसका मालिक था। उसने ही अरविंद कौल से वो कोठी खरीदी थी और डील एकदम चौकस थी। कोई ख़ास वजह बताई कि वो यहाँ से कोठी बेचकर क्यों जा रहा था? शहर छोड़कर जा रहे थे और डील बिल्कुल चौकस थी जी। हम बहुत पुराने हैं प्रॉपर्टी के धंधे में, धोखा नहीं खाने वाले। हमें तो ये तक मालूम है उस कोठी के असली मालिक शिव नारायण पिपलोनिया नाम के एक प्रोफेसर थे। भाई बड़ी ट्रेजिडी हुई फैमिली के साथ।
बीवी बेचारी कैंसर से मर गई। नौजवान लड़के को हीरोइन का नशा हजम कर गया। नौजवान लड़की थी जो जबरन जीना का शिकार होकर मरी थी। फिर पिपलोनिया साहब भी शूट कर दिए गए थे, लेकिन मरने से पहले वो अपनी कोठी को बाकायदा वसीयत करके उस बाबू अरविंद कौल के नाम कर गए थे। एकदम चौकस डील थी जी। कितने में खरीदी? 26 लाख में। आनन फानन इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करने में तकलीफ़ तो बहुत हुई, लेकिन क्या इंतज़ाम, सौदा ही ऐसा था, हाथों से थोड़ी ना निकलने दिया जा सकता था। क्या खूबी थी सौदे में जनाब? 40 से ऊपर तो उसकी मार्केट वैल्यू है। फिर फर्नीचर शामिल, बर्तन भांडे, टीवी, फ्रिज, टेलीफोन सब। और 2 कारें? वो जी अलग से बिकी, मैंने बिकवाई 1 लाख में। अच्छा, कॉल ने अपना मौजूदा पता लिखवाया? हाँ, मार्फत शिवशंकर शुक्ला, कोठी नंबर 24, पंडारा रोड। और आप बोलो जी। हुक्म बोलने की जगह जनकराज वहाँ से रुखसत हुआ और मोटरसाइकिल दौड़ाता सीधा कनॉट प्लेस के करीब स्थित केजी मार्ग पहुँचा, जहाँ की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का ऑफिस था। वहाँ पूछताछ पर पता चला कि अरविंद कौर रिज़ाइन कर गया। उसने ऑफिस के मालिक शिव शंकर शुक्ला साहब से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। रिसेप्शनिस्ट ने एक क्षण फ़ोन पर बात की, फिर एक चपरासी को बुलाकर उसे जनकराज को बड़े साहब के पास ले जाने का आदेश दिया। आइए, शुक्ला उसे देखते ही बोले। बैठिए, कैसा आना हुआ? कौल साहब से मिलने आया था, लेकिन रिसेप्शन से मालूम हुआ कि वो नौकरी छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों हुआ? एकाएक तो हुआ हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। मन तो काफ़ी अरसे से बना रहा था कॉल वापस कश्मीर लौट जाने का। मैंने परसों आपके थाने में भी इस बात का जिक्र किया था कि वो कश्मीरी ब्राह्मण था और सोपोर से विस्थापित होकर दिल्ली आया था। सोपोर में उसका टिम्बर का कारोबार था, जिसे कि दहशतगर्दों ने जलाकर खाक कर दिया था। घर बार जला दिया था और परिवार के तमाम मेम्बरान को मार डाला था। खुद भी बुरी तरह से जख्मी हुआ था, लेकिन फिर भी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गया था। जहाँ कौल साहब के साथ ऐसी बुरी बीती, वहाँ उन्हें लौट जाना कबूल हो गया। तुम शायद अखबार नहीं पढ़ते हो, इसलिए नहीं जानते हो। जब से उधर नेशनल कांग्रेस की नई सरकार बनी है, उधर के हालत तेज़ी से सुधरने लगे हैं। कश्मीरी विस्थापित तेज़ी से घर लौटने लगे हैं। ऐसे में कौल ने भी वापस लौट जाने का फैसला किया तो क्या बड़ी बात है। लेकिन यूँ आनन फानन? बड़े फैसले आनन फानन ही होते हैं, वरना कई मर्तबा होते ही नहीं हैं। शायद आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी दिल्ली का रहन सहन कौल को कभी रास नहीं आया था। ऊपर से उसके अक्सर टूर पर रहने की वजह से उसकी बीवी परेशान रहती थी। दिल्ली शहर में तो तुम जानते ही हो, अकेली जान को नित नई परेशानियां हैं। इस बातों ने भी कौल को सपोर लौट जाने का एकाएक फैसला लेने के लिए उकसाया था। सिर्फ इन बातों ने? इस बात ने नहीं कि परसों माया नाम बाबा चिल्ला चिल्ला कर दावा कर रहा था कि वो सोहल था। उस बात को क्यों छाल रहे हो भाई? वो बात तो परसों ख़त्म हो गई थी। परसों तुम्हारे एसएचओ के सामने निर्विवाद रूप से साबित किया जा चुका था ना कि कौल ना सोहल था, ना सोहल हो सकता था। निर्विवाद रूप से तो नहीं, तो क्या कमी रह गई थी? वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों भला? क्योंकि आप उसके एम्प्लॉयर ही नहीं, दोस्त और हिमायती भी हैं। आप उसे आगे खबरदार कर देंगे। अब कैसे कर दूंगा जी, वो तो चला गया। शायद ना गया हो। जैसे एकाएक नौकरी छोड़ी और मॉडल टाउन वाली कोठी बेची, वैसे एकाएक शायद कौल साहब शहर से अपनी रवानगी का इंतज़ाम ना कर सके हों। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि कौल साहब इत्तेफाक से अगर अभी भी दिल्ली में ही होंगे तो कहाँ होंगे? फिर तो वो अपने दोस्त योगेश पांडे के यहाँ ही होंगे, आपके यहाँ नहीं। क्या मतलब? कोठी बेचते वक्त उसने अपना जो लोकल पता लिखवाया था वो आपकी मार्फत आपकी पंडारा रोड वाली कोठी का था। शुक्ला सकपकाया। उसने कुछ क्षण घूर कर जनकराज को देखा और उठता हुआ बोला, आओ। कहाँ? मेरे साथ आओ, मैं खुद तुम्हें पंडारा रोड अपनी कोठी पर लेकर चलता हूँ, ताकि तुम ये इल्ज़ाम ना लगा सको कि तुम्हारी पीठ फेरते ही मैंने अपनी कोठी पर फ़ोन करके उसे खबरदार कर दिया था। आप खुद मुझे पंडारा रोड ले जाने को तैयार हैं तो फिर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे आप पर एतबार है, कौल साहब आपकी कोठी पर नहीं है। ओह, तुम यादव साहब के यहाँ पता करो। कौल साहब वहाँ भी नहीं होंगे, होंगे तो अब नहीं होंगे। मतलब समझी? शुक्ला खामोश हुआ। बहुत खुशकिस्मत हैं कौल साहब, जनकराज उठता हुआ बोला, जिनके इतने रसूख वाले, इतने दिलदार दोस्त हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ।
मेरे साथ वक्त ज़ाया करने का शुक्रिया। जनक राज वहाँ से रुखसत हुआ। अब उसका अगला पड़ाव गोल मार्केट स्थित कोविल मल्टी स्टोरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स था। माई नेम इज़ अरविंद कौल। चेकिंग काउंटर पर पहुंचकर विमल बोला, दैट टेलीफोन कॉल? यस सर, हियर यू आर। काउंटर पर मौजूद क्लर्क एक रिसीवर उठाकर उसे थमाता हुआ बोला। विमल ने रिसीवर थाम लिया और काउंटर की तरफ पीठ फेर कर उसे कान से लगाया। हेलो, कौन? वो दबे स्वर में बोला। मैं सुमन, पड़ोसी के फ़ोन से बोल रही हूँ। शुक्र है आपसे बात हो गई। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? यहाँ पुलिस पहुँची हुई है। पुलिस? जी हाँ, पहाड़गंज थाने का वही सब इंस्पेक्टर जनक राज यहाँ पहुँचा है, जो कि पहले मुझे और दीदी को हल्कान करके मॉडल टाउन भी आता रहा था। आपको पूछ रहा है, कहता है आपसे कुछ ज़रूरी बातें दरियाफ्त करनी है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम आप कहाँ थे। मैंने कहा आप यहाँ आए ही नहीं। सूरज के बारे में क्या जवाब दिया? मैंने कहा दीदी आई थी, बच्चे को यहाँ छोड़ गई, दिन में किसी वक्त आएंगी तो ले जाएंगी। और मुझे पुलिस के इरादे नेक नहीं लगते। उस सब इंस्पेक्टर ने ज़ुबानी ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन साफ लगता है कि वो आपको गिरफ्तार करने आया है। इसलिए मैंने आपको खबरदार करने की कोशिश की है। ये लोग आपको एयरपोर्ट पर रोकने का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। अभी तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं मालूम होता तो चेकिंग काउंटर पर ही, जहाँ की मैं फ़ोन सुन रहा हूँ, पुलिस मौजूद होती। फिर तो आपको ऐसी कोई नौबत आने से पहले ही दिल्ली से निकल जाना चाहिए। मैं जो मुनासिब समझूंगा करूँगा, तुम अपनी बोलो। पीछे सब संभाल लोगी ना? हाँ, वो जितना मर्जी जोर लगा लें, मेरे से कुछ नहीं जान पाएंगे। वो कोई जोर ज़बरदस्ती करें या थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो फ़ौरन योगेश पांडे साहब से संपर्क करना। ठीक है, अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ। भाई साहब, मैं आपकी तरफ से निश्चिंत हो जाऊँ? आप पर या दीदी पर कोई विपत्ति तो नहीं आन पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। ओके ओके, अपने पड़ोसी का फ़ोन नंबर बोलो, मैं मुंबई पहुंचकर तुम्हें फ़ोन करूंगा। जवाब में उसने एक फ़ोन नंबर लिखा और फिर लाइन काट दी। कैसी विडम्बना थी। फ़ोन पर उसे राय मिली थी कि वो जल्द अज जल्द दिल्ली से बाहर निकल जाए, और छिट्टी का मशवरा था कि वो शहर एयरपोर्ट पर कदम रखने से गुरेज करता तो अच्छा होता। अपनी मुंबई की फ़्लाइट वो नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि फ़ौरन दिल्ली से दूर कहीं कूच कर जाने का वो ही ज़रिया था। वो वापस लौटा। क्या बात थी? नीलम बोली। किसका फ़ोन था? मुबारक अली बोला। विमल ने बताया। तत्काल दोनों के, बल्कि चारों के चेहरे पर चिंता के भाव परिलक्षित हुए। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी हालात काबू में है, विमल ने कहा। कहाँ काबू में है? तू जहाज़ पर चढ़ने जा रहा है, जबकि चिट्ठी में लिखा है कि जहाज़ से मुंबई लौटने का इरादा नक्की करें। वो अब नहीं हो सकता। सुमन की टेलीफोन कॉल के बाद बिल्कुल नहीं। मेरा पीछा दिल्ली में ठहरना शहर एयरपोर्ट पर उतरने से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन वहाँ मैं अपने दुश्मनों को छका सकता हूँ, यहाँ पुलिस को शायद ना छका पाऊँ। वहाँ कैसे छकाएगा? वैसे ही जैसे आज तक करता आया हूँ। दुश्मनों की निगाह बीनी के ज़ेरे साया वहाँ क्या मैं पहली बार कदम रखूँगा? लेकिन फिर भी, नो फिर भी मैं अपनी, वो क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, फ़्लाइट ज़रूर पकड़ूँगा। जैसे कि विमल को अपेक्षा थी, उसको अपने लहजे की नकल उतारते पाकर मुबारक अली के चेहरे पर विनोद के भाव नहीं आए। नाहक हल्कान होने की जोर नहीं मियाँ, विमल संजीदगी से बोला। वो कहते नहीं है, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। ऊपर वाले ने मुझे रखना है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? नहीं रखना तो अभी यही मेरे पर ऐसी गाज गिरेगी कि मेरी हस्ती, मेरा नामो निशान मिट कर जाएगा। फिर भी तू खबरदार तो रहेगा ना? ये भी कोई कहने की बात है। अगर हम सब तेरे साथ चलें तो? काश ऐसा मुमकिन होता। हवाई जहाज़ पर ट्रेन की तरह सवार हुआ जा सकता होता तो मैं ज़रूर 3 अतिरिक्त सवारियां साथ लेकर चलता। ओह, नीलम के लिए टिकट का ही इतनी मुश्किल से इंतज़ाम हो पाया था। ये किसी और के टिकट पर किसी और के नाम पर सफ़र कर रही है। ये इंतज़ाम भी ट्रैवल एजेंट भारी फीस लेने के बावजूद बड़ी मुश्किल से कर पाया था। तुझे कैसे मिल गई टिकट? मैं तो रिटर्न टिकट लेकर आया था ना, वापसी का ओपन टिकट था मेरे पास। ऐसे टिकट होल्डर को तरजीह दी जाती है, इसलिए मेरी सीट कंफर्म हो गई। नीलम के साथ ऐसा नहीं हो सका था। इसके पास किसी और महिला की टिकट है, जिसे कि ट्रैवल एजेंट ने किसी और फ्लाइट से किसी और दिन मुंबई जाने के लिए पटा लिया था। ओह, हम तेरे पीछू तो आ सकते हैं ना? मुबारक अली ने कहा। ज़रूर, लेकिन तब जब मैं खबर करूं। करेगा खबर? ये भी कोई कहने की बात है।
तेरी वो क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, सलामती की खबर आने तक हर घड़ी मेरी तवज्जो तेरी तरफ रहेगी, तेरी तरफ और तेरी बेगम की तरफ। मैं बिल्कुल खबर करूँगा, कोताही नहीं होगी, वादा। मुबारक अली चुप हो गया। मियाँ, विमल हम शक्ल जुड़वा भाइयों से संबोधित होते हुए बोला, तुम्हारी शेरवानी और पैजामा बहुत बढ़िया है, जूते भी कम नहीं, मुझे चाहिए। टैक्सी में बैठकर इन्हें उतारो और इनका बंडल बनाकर मुझे दो। ज़रूर, अभी। और तुम, वो दूसरे भाई से बोला, आंधी तूफान की तरह कहीं से एक बुलके का इंतज़ाम करो। अली ने मोटरसाइकिल को किक मारी और सच में ही आंधी तूफान की तरह वहाँ से रुखसत हुआ। तब पहली बार मुबारक अली के चेहरे पर छाए चिंता के बादल छटे। मैं समझ गया बाप, वो बोला। गुड, आई एम ग्लैड। जनकराज थाने पहुंचा। उसने अपने एसएचओ को अपनी दौड़ धूप की दास्तान सुनाई। कमाल है, गोया ये कॉल साहब यूँ दिल्ली से पल्ला झाड़ गया जैसे कि यहाँ एकाएक प्लेग फैल गई हो। गया कहाँ होगा, जनकराज ने कहा। क्या पता कहाँ गया होगा, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी दुनिया है। सोपोर तो नहीं गया होगा। एसएचओ की भवेट उठी। सर, अब मुझे मायाराम की बातों पर और भी यकीन आने लगा है। वो शख्स सोहल हो या ना हो, लेकिन वो कश्मीरी विस्थापित कॉल भी नहीं है। अब जब वो कॉल नहीं तो सपोर क्या भाड़ झोंकने जाएगा? काश उसके फिंगरप्रिंट्स मैंने रद्दी की टोकरी के हवाले न किए होते। वो फिंगरप्रिंट्स ही निर्विवाद रूप से ये साबित कर सकते थे कि वो सोहल था या नहीं था। सोहल की गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए का इनाम है, जो कि हम हासिल कर सकते थे। चूक हो गई, उन बड़े लोगों की बातों में आ गया। मायाराम की सुनी होती तो आज खुद कमिश्नर थाने आकर हमारी पीठ ठोक रहा होता। सर, अभी भी हालात पूरी तरह से हमारे काबू से बाहर नहीं पहुंच गए हैं। मतलब? सोहल का दूध मुंह बच्चा यहाँ है, उस कोविल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वाली लड़की सुमन वर्मा की कस्टडी में। जब इतना छोटा बच्चा यहाँ है तो बच्चे की माँ भी उससे ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। माँ बच्चे के पास ज़रूर लौटेगी। हम माँ को, क्या नाम था उसका, नीलम, हम नीलम को गिरफ्तार कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? सर, हम कैसे साबित कर सकते हैं? यह स्थापित होना भी बाकी है कि उसका पति राजधानी का कोई मामूली वाइट कॉलर एम्प्लॉय अरविंद कौल नहीं, मशहूर इश्तहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल है। हम उसके बिना भी नीलम को गिरफ्तार कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो हरिदत्त पंत के कत्ल की तफ्तीश के लिए उसे हिरासत में तो ले ही सकते हैं। अब जबकि हम मायाराम की कुछ बातों पर यकीन कर रहे हैं तो हमें ये मान के चलना होगा कि उसकी बाकी बातों में भी दम है। और बाकी बातों में अहम तरीन बात यह है कि पंत का कत्ल सोहल उर्फ अरविंद कौर ने किया है। मायाराम कहता है कि उसने उसके सामने अपनी ज़बानी ये बात कबूल की थी कि कातिल वो था। फिर क्यों हम कातिल की बीवी को हिरासत में लेकर उससे कातिल का पता जानने की कोशिश नहीं कर सकते? वो लौटेगी? कोई माँ बहुत देर तक इतने छोटे बच्चे से दूर नहीं रह सकती। या तो वो बच्चे के पास लौटेगी या फिर वो लड़की सुमन वर्मा बच्चे को माँ के पास पहुँचाने की कोशिश करेगी। अगर हम सुमन वर्मा पर निगाह रखेंगे तो देख लीजिएगा, बहुत जल्द उसके ज़रिए हमारी नीलम तक पहुँच बनेगी। नीलम को हिरासत में लेने की हमारे पास जायज़ वजह है। एक बार बच्चा और बच्चे की माँ हमारे काबू में आ गई तो देख लीजिएगा, बाप ममता के कच्चे धागे में बंधा चलाएगा। फिर तो हमें सुमन वर्मा की दिन रात निगरानी का इंतज़ाम करना चाहिए। मैं ऐसा इंतज़ाम कर चुका हूँ। वेरी गुड। और मेरी दरख्वास्त है कि आइंदा कुछ दिनों तक मुझे इसी केस पर काम करने का मौका दिया जाए। मंजूर। थैंक यू सर। इंडियन एयरलाइंस का वो प्लेन जिस पर विमल और नीलम सवार थे शहर एयरपोर्ट पर उतरा। वाहे गुरु सच्चे पातशाह, विमल मन ही मन बोला, तू मेरा राखा समनी धाई। वो दोनों अराइवल लाउंज में पहुंचे, जहां की अपने पास मौजूद हैंडबैग के साथ वो जेंट्स टॉयलेट में दाखिल हो गया। संयोगवश टॉयलेट में उस घड़ी कोई भी नहीं था। विमल एक लेबोरेटरी में दाखिल हुआ, जहां की अपना सूट और जूते उतार कर उसने वली मोहम्मद से हासिल हुई पोशाक, शेरवानी, पाजामा और जूते पहन लिए। अपने चेहरे पर उसने वो फ्रेंच कट दाढ़ी मुँह चिपकाई जो कि उसने पेस्टनजी नौशेरवानजी खड़ीवाला वाला बहुरूप का हिस्सा थी, और फिर बैग संभाले वहाँ से बाहर निकल आया। बाहर उस घड़ी वॉश बेसिन की कतारों के सामने एक बुजुर्गवार मौजूद थे, जिनकी दाढ़ी और सफ़ाचट मूछ और बेशुमार सिजदों से जिनकी पेशानी पर बना दाग उनके मुसलमान होने की चुगली कर रहा था। उनकी काले फुंदने वाली लाल तुल की टोपी वॉश बेसिन के पहलू में पड़ी थी और वो अपना मुंह माथा धोने में मशगूल थे।
विमल उनके पहलू में पहुंचा और शीशे में देखकर इस बात की तस्दीक करने लगा कि नकली दाढ़ी मूछें चेहरे पर सुव्यवस्थित थी। फिर उसने बड़े इत्मीनान से हाथ बढ़ाकर तुल की टोपी उठाई और उसे अपने सर पर पहनने लगा। बुजुर्गवाल का हाथ रुक गया। वो अपलक उसे देखने लगे। कोई गुस्ताखी हुई जनाब? विमल सहज भाव से बोला। हुई तो सही, लेकिन पशोपेश में है, उसका जिक्र करें या ना करें? जरूर कीजिए जनाब, वरना मुझे कैसे खबर लगेगी कि मेरे से क्या गुस्ताखी हुई? जो टोपी आप पहन रहे हैं मियाँ, वो हमारी है। ओह लाहौल विला कुव्वत, ये तो वाकई बहुत बड़ी गुस्ताखी हुई मेरे से। खता माफ़ फरमाइए आला हजरत। वो क्या है कि मैं इसे अपनी टोपी समझा था। और विमल ने उसे सर से उतारने का उपक्रम किया। नहीं नहीं, उतारो नहीं साहबजादे, उतारो नहीं। टोपी एक बार सर पर मुकाम बना ले तो वो इज्जत बन जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन पहने रहो मियाँ, हमारे पास 4 और हैं। फिर भी अरे मामूली चीज़ है बेटा। मैं हैरान हूँ कि मेरी टोपी कहाँ गई। मैंने तो यहीं रखी थी, रखकर जरा टॉयलेट में गया था बस। कोई उठा कर ले गया होगा। हिंदुस्तानी हवाई अड्डों पर ऐसी टुच्ची चोरियाँ होती रहती हैं। मैं आपको इसकी कीमत, अरे नहीं, तोहफा समझकर कबूल करो। शुक्रिया जनाब। किधर से आना हुआ? दिल्ली से। रहने वाले कहाँ के हो, दिल्ली के या मुंबई के? दोनों जगह का नहीं हूँ जनाब, अलबत्ता कुछ अरसे से इधर मुंबई में ही डेरा जमाए हूँ, आगे का खुदा जाने। हम शाहजहाँ से हैं, उधर के ही हैं, लेकिन हमारा बड़ा लड़का कारोबार के सिलसिले में इधर मुंबई रहता है, उसी से मिलने आए हैं। अच्छी हैसियत बनाई हुई है इसने, इधर कोलाबा में रहता है। तो आप वहाँ कैसे जाएंगे, टैक्सी पकड़ेंगे? नहीं भाई, साहबजादे को हमारी आमद की खबर है। वो बहुत मसरूफ़ ना होगा तो हमें लेने खुद आया होगा, नहीं तो गाड़ी भेजी होगी। जनाब, आप बहुत मेहरबान और अल्लाह वाले फ़र्द मालूम होते हैं। खता माफ़ फरमाएं तो एक गुजारिश करूं? बेखौफ बोलो भाई। आप हमें कोलाबा के रास्ते में कहीं तक लिफ्ट दे सकते हैं? हमें? साथ में और कोई भी है? जी, मेरी शरीक हयात। ठीक है, बाखुशी हमारे साथ चल सकते हो। शुक्रिया जनाब। आपने अभी अपना लगेज काबू में करना होगा। करना तो है, तो चलिए एक साथ ही चलते हैं। हाँ ज़रूर, मैं ज़रा। उन्होंने अपना मुंह सर पहुंचा और फिर नीचे पैरों के करीब पड़ा एक हैंडबैग उठाकर ऊपर रखा। हैंडबैग खोलकर उन्होंने उसमें से वैसी एक टोपी बरामद की और पहन ली। अब उनके और विमल की सूरतें ऐसी मैच करने लगी जैसे कि वो पिता पुत्र हों। नाम नहीं बताया तुमने अभी तक अपना? एकाएक वो बोला। जी मेरा नाम परवेज़ है, विमल बोला। हमें अताउल्ला खान कहते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जनाब। हमें भी। आओ चलें। दोनों इकट्ठे टॉयलेट से बाहर निकले। नीलम उसे वहीं खड़ी दिखाई दी जहां वो उसे छोड़कर गया था, लेकिन अब वो टखनों तक आने वाला बुर्का ओढ़ी थी, जिसकी नकाब उसने विमल को अपनी सूरत पहचानने के लिए उठाकर रखी हुई मालूम होती थी, क्योंकि विमल से निगाह मिलते ही उसने नकाब के चेहरे पर गिरा लिया। खान साहब, ये मेरी बीवी है रेशमा, विमल बोला। नीलम ने बड़ी अदा से सर नवा का अदाब किया। बुजुर्गवान ने आशीषें देते हुए अदाब कबूल किया। यह अताउल्ला खान साहब है, विमल बोला। हमें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे रहे हैं। बहुत ही हातिम जैसा मिजाज पाया है इन्होंने। शुक्रिया जनाब, नीलम बोली। आइए सामान का पता करते हैं, विमल जल्दी से बोला। वो दोनों कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचे, जहां से विमल ने अपने 2 सूटकेस और बुजुर्गवार के इशारे पर उनका एक सूटकेस बरामद किया। उसने वो तीनों सूटकेसें ट्रॉली पर रख ली और उन्हें बाहर की ओर धकेलने लगा। वहाँ जो गाड़ी बुजुर्गवार को लेने आई हुई थी वो एक चमचम करती मर्सिडीज़ थी। उसके ड्राइविंग सीट पर एक कोई 35 साल का क्लीन शेव्ड सूट बूटधारी खूबसूरत व्यक्ति मौजूद था, जो उन्हें देखते ही कार से बाहर निकला और उसने बुजुर्गवार के करीब जाकर उन्हें झुककर अदाब किया। परवेज़ मियाँ, ये हमारे बड़े साहबजादे मोहसिन खान हैं। विमल ने बहुत गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। और बेटे, ये इनकी बेगम है रेशमा, और ये परवेज़ मियाँ। नीलम ने मोहसिन खान को भी आदाब से नवाजा। यहाँ से ही हमारे साथ चल रहे हैं। युवक ने कोई सवाल नहीं किया, मीठे स्वर में बोला, वेलकम। फिर उसने कार की डिक्की खोली और दोनों ने मिलकर ट्रॉली में लदके दे सूटकेस डिक्की में हस्तांतरित किए। विमल ने सावधानी से दाएं बाएं निगाह दौड़ाई तो उसने ऐसा ना लगा कि वो किसी की निगाहों में है। अलबत्ता एक टेलीफोन बूथ के करीब खड़ा इरफान उसे ज़ोर दिखाई दिया। विमल मुंह के पास हाथ ले जाकर हौले से खांसा तो इरफान की निगाह उसकी तरफ उठी।
विमल ने एक क्षण को अपनी एक आंख दबाई और तत्काल उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। इरफान अपने स्थान से हटकर लंबे डग भरता एक तरफ बढ़ा। बुजुर्गवार ने बड़े इसरार से विमल और नीलम को कार की पिछली सीट पर सवार कराया और स्वयं अपने साहबजादे के साथ आगे बैठ गए। साहबजादे ने तत्काल कार आगे बढ़ाई। कार एयरपोर्ट से निकलकर हाईवे पर पहुंच गई तो बुजुर्गवार बोले, अब बोलो बेटा, कहाँ जाना चाहते हो? जनाब, माहिम काजवे पार करके आप हमें कहीं भी उतार देंगे तो चलेगा। फिर भी मंजिल कहाँ है तुम्हारी? जी, जाना तो हमें ने शिवाजी पार्क है। क्या मुज़ायका है, वो भी हमारा रास्ते में है। लेकिन जनाब, मोहसिन बेटा, शिवाजी पार्क होके चलना, ये लोग वहाँ उतरेंगे। जी अब्बा जानी, युवक बोला। ज़हमत का शुक्रिया जनाब। कोई ज़हमत नहीं, आदमी का आदमी के काम आना ज़हमत क्यों कर हो गया। बजा फरमाया जनाब। और बाकी का सफ़र खामोशी से कटने लगा। एक बार गर्दन घुमाकर विमल ने पीछे सड़क पर झांका तो उसे अपने पीछे आती एक टैक्सी दिखाई दी। टैक्सी को विक्टर चला रहा था और उसके पहलू में इरफान मौजूद था। मुंबई में विमल को हर तरह की मदद हासिल थी, लेकिन फिर भी उस घड़ी उसे तुकाराम और वागले की बहुत याद आ रही थी। इरफान कितना भी फर्मा बरदार बन के दिखाता, वागले की जगह नहीं ले सकता था और तूका की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता था। मर्सिडीज शिवाजी पार्क पहुंची। विमल के इशारे पर युवक ने उसे एक बहुखंडीय इमारत के सामने रोका। विमल और नीलम खान साहब के शुक्रगुजार होते हुए कार से बाहर निकले। युवक ने डिक्की से उनका सूटकेस निकालकर उनके हवाले किया। फिर मर्सिडीज़ वहाँ से रुखसत हो गई। विमल आश्वस्त था कि कोई दुश्मन एयरपोर्ट से उसके पीछे नहीं लगा था। मर्सिडीज़ के दृष्टि से ओझल होते ही विक्टर की टैक्सी निशब्द उनके पहलू में आंख खड़ी हुई। विक्टर और इरफान दोनों टैक्सी से बाहर निकले। विक्टर ने उसका खामोशी से अभिवादन किया और फिर बिना बोले उनका सामान टैक्सी की डिक्की में रखने लगा। मैं ज़रूर पहचान जाता, इरफान धीरे से बोला, पर जो साथ के बुजुर्गवार थे उनकी वजह से धोखा खा गया। बुलके वाली इन मोहतरमा की वजह से धोखा खा गया। बाप, तेरी बाकी तुलकी टोपी से धोखा खा गया। ये नीलम है, मेरी बीवी। सूरत भले ही ना देखी हो, लेकिन नाम से मैं जानता हूँ और तू भी जानता होगा। हाँ, सूरत से भी वाकिफ़ हूँ बाप। महालक्ष्मी के यतीम खाने वाला मंजर क्या मैं भूल गया हूँ? ओह, मैं ही भूल गया था उस बाबत। आदाब भाभी जान। जवाब में नीलम ने मुस्कुराते हुए हाथ छोड़ दिए। फिर वो सब टैक्सी में सवार हो गए। नीलम और विमल पीछे और विक्टर और इरफान बदस्तूर आगे। टैक्सी के अपने स्थान से हिलने से पहले नीलम ने अपने बोलके को और विमल ने अपने मुस्लिम बहुरूप को तिलांजलि दी। कहाँ चलें? इरफान बोला। अभी कहीं नहीं, विमल बोला। पहले ये बताओ कि क्या एयरपोर्ट पर कोई लोग वाकई मेरी ताक में थे? थे तो सही। कौन थे वो लोग? मालूम नहीं, पहचानी हुई कोई सूरत नहीं थी, लेकिन होंगे ज़रूर वो कंपनी के ही आदमी। अभी कोई दावेदार सामने नहीं आया बखिया की गद्दी का? अभी नहीं आया। ऐसा कोई दावेदार सामने आएगा ये हमारा वहम भी हो सकता है, लेकिन खबरदार रहने में तो कोई हर्ज नहीं ना। ठीक, अलबत्ता होटल पर उसके मालिकान काबिज हो चुके हैं। मालिकान?